हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से कंप्लीटली बात करने वाले हैं BEE के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले आप लोगों को इस बुक के बारे में थोड़ा बता देंगे कि बहुत अच्छी बुक है भाई, सार्थक की है। आप लोगों को सार्थक की बुकें लेना है। ठीक है, इसमें देखिएगा कोई एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं है भाई। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आप लोगों को, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं, BEE की सार्थक की बुक लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या चीजें हैं, यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा सबसे पहले। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेबस। फिलहाल हमने आप लोगों की सिलेबस वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या सिलेबस है। फिलहाल मैं एक बार यहाँ पे भी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक, पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। यानी दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ डेफिनेशन के बारे में जानकारी लेना है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ से आपके एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, देख कभी कभी 5 नंबर बनता है, कभी कभी 10 नंबर भी बन जाता है, लेकिन 5 नंबर आप लोगों का फिक्स रहेगा इस चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 रहेगा ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में, जैसे हो गया यहाँ पे करंट के बारे में, ईएमएफ के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीजें, ओम्स लॉ का लिमिटेशन, और क्या क्या फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पे इफेक्ट डालेंगे। और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे दोस्तों, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में और भी बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ केवीएल एंड किरचॉफ के बारे में। ठीक, केवीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, और एक होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसे हम केवीएल एंड केसीएल बोलते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा स्टार डेल्टा कनेक्शन और कन्वर्जन भी। ठीक, तो दोस्तों इसको अच्छे से हम आप पढ़ते हैं, और आप लोगों को मैं बता दूं कि बुक को आपको यही लेना है दोस्त। इसमें बहुत अच्छे वे में, बहुत ही सिंपली वे में हर एक चीज लिखी गई है। ठीक है, आप लोग इसको परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बुक की जरूरत तो पड़ेगी ही। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। सबसे पहले मां सरस्वती को प्रणाम करना है आप लोगों को, और एक आप लोगों को यहाँ पे स्पाइरल वाली नोट्स लेना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये मत समझिएगा कि पीडीएफ मिल जाएगा तो हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, एक स्पाइरल वाली 50-60 रुपए की नोट्स आएगी दोस्तों, इसको जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की। यहाँ पे हम बात स्टार्ट करने जा रहे हैं, और नया नोट्स बन रहा है आप लोगों का। ठीक है, फिलहाल ये देख सकते हैं नया नोट्स बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कंप्लीटली वे में। चैप्टर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्त, जैसा कि आप लोगों को पता है। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर कर देंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप लोग कंप्लीट क्लास जो होगी स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे चलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चैप्टर 1 का पहला हमारा डेमो क्लास है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और आप लोगों को मैक्सिमम क्लासेस जो होंगी आप लोगों को ऐप पे चलेंगी, और कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोगों को यूट्यूब पे चलेगी। तो इस कोर्स की जो फीस है सर कितना है बता दीजिए। तो कोर्स की फीस केवल और केवल 99 रुपए है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हर एक सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप की भी, और आप लोगों के जो आप लोगों का ये इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर के नाम से आप लोगों का ऐप पे जो क्लास है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 1 को बहुत ही अच्छे वे में, और हर एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा जो कि ना समझ में आए। ठीक दोस्तों, होता क्या है कि आपके चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वहां पे आप लोगों से जो BEE का वेटेज रहता है 25 से 30 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, तो मैं आप लोगों को ये भी सारी चीजों को बताता चलूंगा। ठीक है, कहाँ पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। हमारे पास बेसिक के अभी मेरे पास पेपर भी है, हर एक चीज को तो मैं दिखाऊंगा भी। ठीक, ऐसा ना सोचिएगा। अभी जब मैं आप लोगों को इसमें क्या है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं कहीं पे और भी तैयारी ना करना पड़े, उसके लिए आज से ही मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को ऐसा कंटेंट दूं कि कहीं पे भी आप लोग कोचिंग भी ना करना पड़े। ठीक है, जो मैं कोचिंग में किया हूं वही सारी चीजें आपको भी प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, चलेगा दोस्तों, मैं बात करता हूं चैप्टर 1 को, और आप लोगों को बहुत ही धैर्यता के साथ ये सारी चीजों को देखना है। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि हम स्किप करना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सेमेस्टर तो आप लोगों का चुटकियों में पास हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक स्टूडेंट्स का सेमेस्टर क्लियर होगा, ऐसा मेरी गारंटी है। बट आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। ठीक है, सभी का मैं बोल रहा हूँ, एक भी बैक लग जाएगा तो आप बताइएगा, हर जितना फीस आप लोग दिए रहेंगे हर एक फीस को वापस कर दिया जाएगा, नहीं तो अगला फिर से आप लोगों को फिर से उसी क्लास को पढ़ने के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है, यानी फ्री में हर एक चीज होगी। तब इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जब भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जाती है तो करंट से स्टार्ट की जाती है। ठीक है, करंट क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। करंट होता क्या है कि जब किसी चालक में, ठीक है, जब किसी चालक में आवेश बहता है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश के प्रवाह को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है दोस्त, आवेश के बहने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। जब भी रेट की बात की जाती है, दर की बात की जाती है, तो वहां पे समय आ जाता है। यानी आवेश के बटे में हमारा समय हो जाएगा। दर की बात आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, जब भी लिखा रहे दर तो बटे में लिख दीजिएगा समय। ठीक है, जब भी बात की जाए किसी भी क्वांटिटी में अगर दर की बात की जाएगी तो वहां पे समय जरूर आप लोगों ने देखा होगा। इस बात को नोटिस करिएगा, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आवेश के बहने की दर को यानी रेट को हम क्या बोलेंगे दोस्त, विद्युत धारा कहेंगे।
बेसिकली विद्युत धारा को, करंट को हम आई से डिनोट करेंगे, आई से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। इसका जो यूनिट होगा, मात्रक की बात करेंगे तो एम्पियर होता है। तो हम फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं अपने करंट को, ठीक है, यानी फंडामेंटल यूनिट जो होती है एम्पियर जो होता है, इसे हम फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, निम्न में से फंडामेंटल यूनिट कौन है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखें, फंडामेंटल यूनिट मेरी है क्या, एम्पियर। अब दोस्तों हमने बोला करंट इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे कहा आवेश के बहने की दर, आवेश ये हो गया, इसके बहने की दर की बात की जाती है तो वहां पे हम समय से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे देखिएगा, ये तो हमारा थोड़ा सा चेंज मतलब परिवर्तन के साथ बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ q बाई डी क्यू बाई डी टी, या इसी को हम I इक्वल टू क्यू बाई डी लिखते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे बड़ा वाला q लिखा जाता है तो उससे आप लोग जरा सा भी घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे दूसरा कुछ हो गया, नहीं, सेम टू सेम है दोस्तों। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो जो चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होता है। तो इसे हम कूलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, ऐसा आए तो आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। दोस्तों ये डेफिनेशन की बात करना चाहूंगा दोस्तों, आप लोगों के लिए एग्जाम में आने वाली मतलब कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। देखिएगा करंट डेंसिटी की यहाँ पे सबसे पहले यूनिट पूछी जाती है कि करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, इतना ध्यान रखना है। और जे इक्वल टू आई बाई ए होता है। आई क्या है दोस्त, करंट है, ए क्या है, एरिया है। करंट की यूनिट अभी हमने बताया कि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और ये हमारा है एरिया। एरिया का यूनिट की बात करेंगे तो इसका मीटर स्क्वायर होता है। तो कंप्लीटली हम इसको एम्पियर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों पोटेंशियल वोल्टेज, यानी ठीक है विभव की बात करेंगे, इसे पोटेंशियल वोल्टेज भी बोलते हैं, पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो गया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है भाई, हर एक चीज आप लोगों को बहुत इजीली वे में आने वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। देखिएगा दोस्तों मेरे कंटेंट में तो दम रहेगा ही, आप लोग ये मत समझिएगा कि 99 रुपए ले रहे हैं और मतलब कि कंटेंट के नाम पे जीरो है, कुछ नहीं भाई। अगर मेरा जो कंटेंट है अगर कहीं पे भी मिला लीजिएगा, अगर इससे अच्छा होगा तो जो कहेंगे वो शर्त हार जाऊंगा, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं होता है, बस बुक की लैंग्वेज होती है, उसको छाप देते हैं, ठीक। देखिएगा यहाँ पे हम बात करें पोटेंशियल वोल्टेज की या पोटेंशियल की बात करेंगे, विभव होता क्या है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं ये फिगर थोड़ा सा छोटा सा इसको बना लेंगे कि देखिएगा अनंत से अनंत पर स्थित कोई बिंदु आवेश रहेगा, क्या रहेगा, अनंत पर स्थित कोई बिंदु आवेश, ठीक है। किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा उसी को हम विभव बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम विभव बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, अनंत पर स्थित किसी धनात्मक इकाई चार्ज को, चार्ज मतलब जो हमारा क्यू की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि अनंत पर स्थित किसी धनात्मक इकाई चार्ज को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होगा वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा विभव कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये अनंत है, अनंत दूरी पे हमारा कोई स्थित चार्ज होगा, मान लीजिए क्यू चार्ज था, इसको हमने एक बिंदु तक ला दिया, या लाने में जो समय लगा है, जो लाने में हमारा एक बिंदु से मतलब कार्य हुआ है, जहां मतलब अनंत बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य हुआ है उसी को हम विभव बोलेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बेसिकली विभव की जो यूनिट होती है दोस्तों उसको हम वोल्ट से डिनोट करते हैं, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप लोगों को यूनिट की सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि यूनिट से ही आप लोग एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं भाई, तो आप लोगों को ये सारी चीजें तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, ठीक है। अब बात करते हैं विभव को हम बेसिकली V से डिनोट करेंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा आप लोग इसको बना लीजिएगा फिगर को, थोड़ी सी नोटेशन है भाई आप लोगों को याद करने के लिए, ठीक है, कि अनंत बिंदु से, ठीक है। अब अनंत पर स्थित कोई इकाई चार्ज को एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य जो होगा वही हमारा विभव कहलाता है। यहाँ पे हम V इक्वल टू देखते हैं W/Q भी लिखते हैं, इसकी यूनिट की बात करेंगे वोल्ट होता है दोस्तों। एक यूनिट और भी हो सकती है, जैसे W का यूनिट होता है, जो W है हमारा कार्य है, कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। नीचे क्या है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट हमने अभी बताया कूलाम होता है, तो इसे जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूं दोस्तों ईएमएफ की। अभी मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर में जब आप लोगों का मैराथन क्लास चला रहा था, यानी जो एग्जाम वाला, तो वहां पे हुआ क्या दोस्त, वहां पे एक स्टूडेंट्स ने पूछ लिया सर ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। अब बताइए, आप इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं और आज मुझसे पूछ रहे हैं कि ईएमएफ की यूनिट ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ये चीजें आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैंने BEE भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो BEE में आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे ईएमएफ जो होगा दोस्तों, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। अब आप लोग जैसे 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में जाके मुझसे नहीं पूछेंगे कि सर ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। इसलिए मैं अभी से बता दे रहा हूं कि ये ईएमएफ होता है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब बात करेंगे एमएमएफ की, वहां पे होगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। दोनों चीजें अभी मैंने बता दिया, फिलहाल जब एमएमएफ की बात आएगी तो वहां पे भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक। इसकी यूनिट की बात की जाएगी दोस्तों, जब भी हम बात करेंगे एमएमएफ, तो यहाँ पे यूनिट, जैसे कि हमने विभव की बात की, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, वैसे ही हमारी ईएमएफ की जो यूनिट होगी इसे भी हम वोल्ट बोलेंगे, ठीक है।
इसमें होता क्या है दोस्तों, वहां पे हमने कहा कि कार्य किया जा रहा है, ठीक है, अनंत बिंदु से एक बिंदु पर लाने के लिए जो किया जाने वाला कार्य है वही हमारा विभव है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि विद्युत वाहक बल वह बल है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है, यानी एक प्रकार का फोर्स ये हमारा देता है, ठीक है। किसको फोर्स देता है? इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए हमारा ये फोर्स देता है एमएमएफ, ठीक है। तो एमएमएफ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए यानी फ्लो होने के लिए एक मतलब कि फोर्स यानी बल प्रदान करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ईएमएफ कहेंगे, ठीक है। या इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। ईएमएफ इक्वल टू होता है दोस्तों W/Q। यहाँ पे भी वही चीज होती है, यूनिट की बात में जूल प्रति कूलम या वोल्ट हम बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यह प्रत्येक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने में दी गई ऊर्जा है। यानी ये बात ध्यान रखिएगा, एक बिंदु तो ये हो गया मेरा, एक बिंदु तो ये हो गया मेरा, इन दोनों बिंदुओं पर पहुंचाने के लिए जो यहाँ पे भेजने के लिए जो ऊर्जा इस्तेमाल की जा रही है, यहाँ पे एनर्जी की बात की जा रही है, ना कि फोर्स की, सॉरी, यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, ऊर्जा की बात की जा रही है, ठीक है। ऊर्जा और कार्य में बहुत अंतर होता है, जमीन और आसमान का अंतर होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलेगा, हमने क्या बताया दोस्तों, प्रत्येक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने में जो दी गई ऊर्जा होती है उसको हम ईएमएफ भी बोल सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। वोल्टेज ड्रॉप हम कहाँ पे देखते हैं? हम अपने यहाँ पे जैसे हमारा रजिस्टिव सर्किट होगा, ठीक है, रजिस्टिव सर्किट में भी देखेंगे हम, अपने कैपेसिटिव सर्किट होगा उसमें भी देखेंगे, और इंडक्टिव सर्किट होगा उसमें भी हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो ये सारी चीजें होती हैं, हर एक जगह पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिलता है, ठीक। तो अब मैं बात करूंगा दोस्तों, कैपेसिटिव सर्किट हो चाहे रजिस्टिव सर्किट हो, इन सभी के लिए हमारा क्या होना चाहिए, इसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ। मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप की यूनिट की बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पे यूनिट की हम बात करना चाहें तो इसकी भी यूनिट होगी वोल्ट, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या होता है? जो उसका मात्रक होता है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप में जो खपत हुई है उसी को हम बोलते हैं, ठीक। जब किसी प्रतिरोध से धारा बहती है तो उसमें कुछ वोल्टेज क्या होता है, कुछ वोल्टेज होती है जिसे हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, प्रतिरोध को हमने लेकर इसको समझाया है फिलहाल, लेकिन यहाँ पे हमें वोल्टेज ड्रॉप जो पढ़ना है दोस्तों, ये हमें केवल रेजिस्टेंस के लिए ही नहीं पढ़ना होता। यहाँ पे हमें जैसे ये कैपेसिटिव सर्किट है, मान लीजिए जब ऐसा दिखता है तो ये रजिस्टिव सर्किट है, ठीक है, इसको हम रजिस्टिव सर्किट बोलेंगे। ये मेरा कैसा है? इंडक्टिव मतलब इसको एक्सएल से डिनोट करेंगे हम, इस बात को ध्यान रखिएगा। कैपेसिटिव सर्किट को एक्ससी से डिनोट करेंगे, किससे? एक्ससी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा दोस्त, इसमें मान लीजिए हमारा करंट फ्लो हुई कुछ, ठीक है, इस सर्किट में हमारी कुछ करंट फ्लो हुई, इस करंट को हमने आई नाम दे दिया। इसमें भी हमारी करंट फ्लो हुई दोस्त, इसको भी हमने क्या नाम दे दिया? आई नाम दे दिया। अब यहाँ पे भी मेरे करंट फ्लो हुई, इस सर्किट में भी इसको हमने आई नाम दे दिया, ठीक है। तो देखिएगा ये करंट जो है हमारे इस पूरे में जाएगी, ठीक है, ये पूरे सर्किट में हमारी करंट फ्लो होगी। देखिएगा यहाँ पे हम बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, और जो हमारा जो उसमें मौजूद एलिमेंट होगा, जैसे एलिमेंट की बात की जाएगी, यहाँ पे एलिमेंट हमारा आ रहा है, यहाँ पे क्या है? एक्सेल है, तो इनका गुणनफल होता है। जैसे दोस्त यहाँ पे देखिएगा, इसका हम गुणनफल बोलेंगे तो आई इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम गुणनफल बोलेंगे तो आई इंटू एक्सएल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम गुणनफल बोलेंगे तो आई इंटू एक्ससी हो जाएगा, और यही होता है मेरा वोल्टेज ड्रॉप। अगर हम बात करेंगे रजिस्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है दोस्तों, तो आई आर होता है। वहीं हम इंडक्टिव सर्किट के लिए बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है दोस्तों, तो आई एक्सएल होगा। वहीं हम कैपेसिटिव सर्किट के लिए बोलेंगे कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, तो ये आप लोग क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे हमारा आई एक्ससी होता है। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हम सारी चीजें जो लिख रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हम रजिस्टिव सर्किट के लिए देखें दोस्तों, तो ये हमारा आई आर देखने को मिला है। ये आप लोगों को दिमाग में हर समय सोते उठते जागते बैठते कुछ भी कर रहे हैं आप लोग, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, चाहे कोई भी क्रिया हो, आप लोग XYZ दुनिया की कोई भी क्रियाएं कर रहे हो, तो उसमें आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही सारी चीजें आना चाहिए। एक्सेल बराबर मैं देखना चाहूंगा दोस्तों, एक्सेल बराबर हमारा क्या आना चाहिए, तो एक्सेल बराबर हमारा आना चाहिए, सॉरी एक्स बराबर आना चाहिए, ठीक है। एक्स बराबर मैं देखना चाहूंगा ना, या वी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है वी एक्स, ठीक, वी एक्सएल ऐसे लिखेंगे, वी एक्सएल। तो इसका हमारा हो जाएगा आई एक्सएल, ठीक है, क्या हो जाएगा? आई एक्सएल। और यहीं पे हम इसके लिए भी बात करेंगे, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे वी आर ही लिखिए भाई, वी आर, ठीक, वोल्टेज ड्रॉप ही ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप आई एक्स सी हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है, ये क्या है? VD लिखेंगे भाई, VD लिखेंगे ताकि हमें पता चले वोल्टेज ड्रॉप ही है, ठीक है। तो VD हमने डिनोट किया, वोल्टेज ड्रॉप को हमने VD से डिनोट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें एक चीज याद आना चाहिए, हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है। इसके लिए हमारा रजिस्टिव सर्किट के लिए हमारा IR होगा, वहीं हम इंडक्टिव सर्किट के लिए बोलेंगे तो IXL होगा, और कैपेसिटिव सर्किट के लिए IXC होगा। तीनों के लिए वोल्टेज ड्रॉप हमने लिखवा दिया है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे हम VD लिख देते हैं, VD इक्वल टू IXL, ठीक है, वही चीजें हैं।
तो इतनी बातें आप लोगों को आई होप आ गई होगी कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। ठीक, हमने तीनों सर्किट के लिए बता दिए। अब देखिए आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में केवल 3 ही सर्किट को पढ़ना होता है। एक हमारा रजिस्टर सर्किट होगा, एक हमारा इंडक्टिव सर्किट होगा, एक हमारा कैपेसिटिव सर्किट। बेसिकली कितने सर्किट हुए? 3 सर्किट, तीनों सर्किट को हमें पढ़ना होता है। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस के बारे में। आप लोग अपना जो सिलेबस है दोस्तों उसको खोल के रखिएगा, आप लोगों को काम आएगा। क्यों? क्योंकि वही सिलेबस से मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिएगा प्रतिरोध होता क्या है, आपने 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में या 12वीं 11वीं में सारी चीजें पढ़ के आए हैं। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है? बेसिक सा एक रूल होता है कि यह धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उससे हम क्या कह देंगे? प्रतिरोध कह देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा रेजिस्टेंस जो होता है धारा को खा जाता है, ऐसा बोलेंगे आप लोग कि धारा को खाने वाला कौन होगा? रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों इसमें लिखना कैसे होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण यह धारा के बहने का विरोध करता है। ठीक है, अगर विरोध करेगा तो इसका मतलब खा पी जा रहा है। ठीक है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ी हुई चीजें हैं, इसलिए मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ। इसे आर से डिनोट किया जाता है, बेसिकली ये भी जानते हैं, इसका मात्रक ओम होता है, ये भी जानते हैं। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे V बराबर IR नहीं लिखना है दोस्त। यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। इसका यूनिट की बात करेंगे तो ओम हो जाएगा। रोले यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है रेजिस्टेंस का तो रोले याद करिएगा, रोले। ठीक है, रोले की बात करेंगे, L और A दोनों आ जा रहा है, रोले। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो फार्मूला R इक्वल टू हो जाएगा रो L अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से ये नहीं पूछा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछा जाता है? रो की यूनिट पूछी जाती है। ठीक है, तो रो की यूनिट को आप लोगों को दिमाग में रख लेना है, ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं या रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे प्रतिरोधकता हिंदी में बोलते हैं। L क्या है? लंबाई है, लेंथ, एरिया हमारा यानी क्षेत्रफल A हमारा है। ठीक है, देखिएगा अब रो की यूनिट की बात की दोस्तों, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब हम आगे की बात करना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे होता है अगली पॉइंट की मैं बात करना चाहूंगा पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, विभव अंतर। ठीक है, विभव यानी वोल्टेज में जो अंतर होता है उसी को हम विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा दोस्तों इसके अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी जो डेफिनेशन है, इसको कैसे लिखना होता है एग्जाम में। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? किसी चालक में विद्युत आवेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए किए गए कार्य। ठीक है, मान लीजिए कि एक सिरा हमारा A है, एक सिरा हमारा A है, कोई कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पे चालक मतलब कंडक्टर। ठीक है, किसी चालक तार में बिंदु जो आवेश है एक सिरे से दूसरे सिरे, एक सिरा A हो गया मेरे चालक का, एक सिरा A हो गया। कोई कंडक्टर लेते हैं आप लोग तो उसके 2 ही सिरे तो होते हैं, एक सिरा A हो जाएगा, एक सिरा A हो जाएगा। तार के कितने सिरे होंगे दोस्तों? 2 सिरे होंगे। फिलहाल मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, मान लीजिए ये आपका तार है, कितने सिरे आप लोगों को अभी दिख रहे हैं? ठीक है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे एक सिरा तो ये दिख रहा है हमें, और एक सिरा यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, इसके आगे जो भी है आप लोगों को दिख ही नहीं रहा है, तो इसके कितने सिरे होंगे? 2 सिरे होंगे। तो 2 सिरे हैं दोस्तों, तो एक चीज समझिएगा, तो यही हमने बोल दिया। देखिएगा जहां तक आप लोगों को दिख रहा है वहीं तक समझिएगा। ये हमारा मान लेते हैं, ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है। दोस्तों एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे इन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो किया जाने वाला कार्य होगा, इसमें आवेशों की मात्रा के अनुपात को, उसी को हम क्या बोल देंगे दोस्तों? वही हमारा विभवांतर होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिएगा वही चीजें लिखी भी गई हैं। ठीक है, किसी चालक में विद्युत आवेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए किए गए कार्य तथा आवेश की मात्रा के अनुपात को चालक के सिरों के बीच का विभवांतर कहते हैं। बहुत इजीली वे में आप लोग समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने एक कंडक्टर लिया है दोस्तों, ये आप लोग समझ सकते हैं कंडक्टर है, इसमें धारा का प्रवाह कहीं से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे मेरी धारा प्रवाहित हो रही है, ये हमारा मतलब एक सिरा A हो गया, दूसरा सिरा A हो गया। एक सिरे को हमने A नाम दिया, दूसरे सिरे को हमने B नाम दिया। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारा नेगेटिव चार्ज है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बेसिकली हम विभवांतर को भी V से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो वोल्टेज इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा नहीं बहती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, जब तक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के बहने के विपरीत दिशा में प्रवाह करता है। मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन के बहने की डायरेक्शन A है, ठीक है, तो करंट हमारी इस डायरेक्शन में बहेगी। यही बात आप लोगों से मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलेगा, आगे चलता हूँ दोस्त। ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए सिंपल से वे में। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा कोई चालक तार है, इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें चालक तार है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बहने की डायरेक्शन हमारी A है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में हमारा बह रहा है। ठीक, लेकिन अब बात करेंगे दोस्तों हमारा करंट किस डायरेक्शन में बहेगा, तो करंट की डायरेक्शन A हो जाएगी हमारी करंट की डायरेक्शन इसमें। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने कहा कि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में हमारा करंट फ्लो होता है। ठीक है, वही सिंपल से वे में वही चीजें हमने अभी बताया। देखिएगा AB जो होता है, ए पॉइंट A है, B पॉइंट A है, कोई कंडक्टर है उसका A पॉइंट एंड B पॉइंट। आप लोग अपना तार ले लीजिएगा, कोई तार, जैसे मैंने अभी बताया दोस्तों, ये तार है मेरे पास, इस तार को ही ले सकते हैं आप लोग। AB का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? AB इक्वल टू VA माइनस VB कर देते हैं। यही तो करते हैं भाई, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, Q माइनस के यहाँ का वोल्टेज जो होगा VA और यहाँ का वोल्टेज जो होगा VB, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही हमारा हो जाएगा
टोटल वोल्टेज, ठीक है। तो V इक्वल टू हम जानते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, V इक्वल टू होता है W/Q। V अभी हमारा जो पोटेंशियल आया है टोटल पोटेंशियल वो VA माइनस VV है, तो यहाँ पे W/Q लिख लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों ओम्स लॉ की, ठीक है। ये भी आप लोग एग्जाम में 5 नंबर में आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं आप लोगों को अभी प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाऊंगा तो आप लोग कहेंगे हाँ सर तो आया था, ठीक है। तो आप लोगों का इजाजत हो तो मैं दिखा दूँ, ठीक है। चलिए मैं दिखा ही देता हूँ, अभी थोड़ा पॉज करना पड़ेगा, उसके बाद तुरंत दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों आप लोग पेपर देखने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे कि मैंने बोला कि ओम्स का नियम जो आपके एग्जाम में आया था, ये मेरे पास पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2019 का इवेंट सेमेस्टर एग्जाम का जो पेपर है 2019 का पेपर है मेरे पास, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या क्या चीजें आई हैं। इसी चैप्टर से मैंने बोला था कि आप लोगों को 10 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि पहला ही यहाँ पे देख सकते हैं, किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है यहाँ पे। ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं बताइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही आप लोगों से हो जाएगा। अभी एक टॉपिक और मैं बताऊंगा इसी चैप्टर में है, किरचॉफ के नियम का वर्णन कीजिए तथा किसी सामान्य परिपथ को हल करके प्रक्रिया समझाइए, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूं। तो यहां से देख सकते हैं आप लोगों को मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल जैसे ही हमें हर एक टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे तो आप लोगों को हर एक चीज आ जाएगा। फिलहाल इस पूरे पेपर को देख सकते हैं और एक सर्किट भी दिया था जो कि आप लोग अच्छे से सॉल्व भी कर पा लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा मैं आगे चलता हूं दोस्तों, आगे भी कुछ चीजें हैं या नहीं है इनको भी मैं दिखा देता हूं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अब बाकी चीजें आप लोगों में नहीं है, ठीक। अभी आगे ये सारी चीजें अभी पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि है ही नहीं हमारे सिलेबस में, ये सारी चीजें हैं दोस्तों, आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक चलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, जो चीजें मैं बोलता हूँ वो चीजें होती भी है या नहीं आप लोग देख पाए, ठीक। ओम के नियम की मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओम के नियम के अनुसार ओम भाई ने क्या बताया, ओम ने बताया कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो, भौतिक अवस्था ताप दाब प्रेशर ये सारी चीजें क्या हो समान हो, तो चालक में बहने वाला धारा जो होगा सदैव चालक के सिरों पर लगे विभवांतर यानी V के समानुपाती होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ओम साहब ने यही बता दिया। अब ओम ने आगे क्या बताया दोस्तों, इसमें ओम्स का नियम कहाँ कहाँ पे हमारा लागू होगा, कहाँ कहाँ पे नहीं लागू होगा, ये भी मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये सारी चीजें जो 1 लाइनर पॉइंट है ये आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई चीजें हैं, ठीक है। तो यह सिर्फ मेटल पर लागू होता है, ये भी लिख दीजिएगा उसी में। आप लोग आपके एग्जामिनर जो होंगे देखेंगे साहब तो अच्छा उनका पेन जो है 5 नंबर पे ही चलेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, यानी इसमें हमारा जो तापमान होता है स्थिर रहता है, ठीक है। रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस जो होता है ये भी हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। एसी या डीसी दोनों बार हमारा कार्य करता है। ओम का नियम हम एसी पे भी यूज कर सकते हैं एंड डीसी पर भी कार्य करवा सकते हैं। L एंड C यानी हमारा इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव दोनों पर कार्य करता है ओम का नियम, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सर्किट बनी हुई दोस्तों रेजिस्टेंस का लेके हमने बताया है, तो बेसिकली ये हमारा रजिस्टर है दोस्तों, इसमें हमने क्या किया है वोल्टेज सोर्स को जोड़ दिया है, ठीक है। बीच सप्लाई दिया तो इसमें हमारी करंट फ्लो हुई, और करंट फ्लो हुई तो जैसा कि मैंने अभी रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला बताया, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा IR होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने अभी जैसे ओम के नियम में बताया दोस्तों कि चालक तार में बहने वाली धारा सदैव चालक के सिरों पर लगे विभवांतर V के क्या होती है समानुपाती होते हैं, यानी जो हमारा वोल्टेज होगा करंट के क्या होता है समानुपाती होता है। और दोस्तों जैसे ही हमने प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट टर्म रजिस्टर यानी R जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, R जो है हमारा अचर पद है, सॉरी अचर पद बोल रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म है, स्थिरांक है, ठीक है। तो अगला बात हम करना चाहेंगे दोस्तों, यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ तक आप लोगों को करना है, ठीक। अगली पॉइंट की मैं बात करना चाहूंगा कि अगर यहाँ से हम I बराबर निकालना चाहे दोस्तों तो इस R को नीचे भेज देंगे तो हमारा I इक्वल टू V/R हो जाएगा। अगर हम R को निकालना चाहेंगे, कोई भी पैरामीटर निकालना चाहेंगे दोस्तों, तो इस हमारा ओम के नियम से निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ओम का नियम पता हो गया हो दोस्तों। अब इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओम साहब ने आप लोगों को जो बताया है उसको आप लोग याद रखेंगे, क्या क्या चीजें उन्होंने बताया, एक बार फिर से ओम का नियम याद कर लीजिए। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं दोस्तों, जैसे ताप दाब प्रेशर हो गया, ये सारी चीजों में अगर परिवर्तन, ये सारी चीजें अगर स्थिर हो, ठीक है, कांस्टेंट हो, तो चालक में बहने वाला धारा जो होगा सदैव चालक के सिरों पर लगे विभवांतर के क्या होता है V के समानुपाती होता है, ठीक है। और हमने ये भी बताया दोस्तों कि यह सिर्फ मेटल में या मेटल पर लागू होगा, और नॉन मेटल पे हम ओम का नियम देखते ही नहीं है, नॉन मेटल के लिए कोई और नियम आ जाता है। दोस्तों यही क्वेश्चन है ओम के नियम की सीमाएं, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं इसको भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। पहला पॉइंट लिखा गया है दोस्तों कि ओम का नियम रेखीय अवयवों पर लागू होता है, यानी लीनियर जो होंगे वही एलिमेंट पे हमारा ये नियम लागू होगा, ठीक है। जैसे लीनियर एलिमेंट की बात करेंगे प्रतिरोध हो गया, नॉन लीनियर एलिमेंट पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। अब देखिएगा ये चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आप लोगों का कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। अगली पॉइंट की मैं बात करना चाहूंगा, तो यहाँ पे अगली पॉइंट क्या लिखी गई है कि ओम का नियम बाइलेटरल, ठीक है, बाइलेटरल अवयव यानी एलिमेंट पर ही लागू होता है, ठीक है। यह यूनिलेटरल अवयवों पर लागू नहीं होता है, ठीक है।
अब देखिएगा यूनिलेटरल और बाइलेटरल, यूनि मतलब होता है एक डायरेक्शन में और बाई मतलब दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेगा। तीसरी पॉइंट लिखा गया है बाई मेटालिक स्विच पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेगा। सभी वैद्युत अपघट्यों पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। जो आप लोग ये समझ सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उन पर आप लोगों का ओम का नियम जो होता है ये लागू नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे UEE में है इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर ही है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, तो उस चैप्टर को भी आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारा आ जाता है फैराडे का नियम, ठीक है। वैद्युत अपघट्य के नियम के लिए हम फैराडे का नियम यूज करते हैं, ओम का नियम यूज नहीं करते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाएगी दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स, जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है यहाँ पे अभिलक्षण, VI कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएगी तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स खींची जाएगी, ठीक है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी आती है दोस्तों, ये हमारी लीनियर होती है। कैसी होती है? लीनियर होती है। तो यही बात आप लोगों से पूछ लिया जाए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे 4-5 बना के दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ओम के नियम के अनुसार कौन सा सही है, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार ओम साहब ने बताया कि जो ये हमारा ग्राफ देखने को मिलता है ये लीनियर देखने को मिलता है, ठीक है। ओरिजिन यानी मूल बिंदु से, यहाँ पे मैं वो लिख देता हूं, तो ओरिजिन से हमारा देखने पर ये हमारा लीनियर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, किसके किसके बीच खींचा जाएगा दोस्तों, वोल्टेज हमारा इस साइड रहेगा और नीचे हमारा करंट रहेगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, इनको भी याद रखना है कि ओम के नियम का VI अभिलक्षण खींचने पर रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। ये बात भी आप लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप लोग खाना पाना करते हैं, ठीक है। अब देखिए जितने भी लीनियर एलिमेंट होते हैं वो ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। लीनियर एलिमेंट यानी जो भी जिनका भी ग्राफ अगर लीनियर बन गया, वो समझ लीजिए एक बात कि वो सारी चीजें हमारी ओम के नियम का फॉलो करना स्टार्ट कर देंगी। तो ठीक है, तो आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आप लोग कर पाए इस साल, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आप लोग देखिए कितने ऐसे एलिमेंट है या कैसे ऐसे कितने ऐसे ग्राफ हैं जो लीनियर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उनको बोल दीजिएगा कि सर यहाँ पे ओम का नियम लगेगा, यहाँ पे भी ओम का नियम लगेगा, यहाँ पे भी ओम का नियम लगेगा, ठीक है। जितने भी आप लोग देख पाए कि जिनका भी ग्राफ जो लीनियर हो उनका आप लोग का उसमें ओम का नियम लागू जरूर होगा, ठीक है। तो ओम्स के नियम को हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब मैं बात करना चाहूंगा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसे हम बोलेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसको भी आप लोगों को याद रखना होगा दोस्तों। सिंपली वे में ये आप लोग एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, फिलहाल एक बार पूछा गया है और सदियों पहले पूछा गया था, ठीक है। फिलहाल इस समय नहीं पूछा जा रहा है, फिर भी हमें हमारे सिलेबस का टॉपिक है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूंगा इसे बेसिकली हम अल्फा से डिनोट करेंगे, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे? अल्फा से यूनिट डिनोट करेंगे। इसका मात्रक जो होगा दोस्तों पर डिग्री सेल्सियस होगा, इस बात को ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम बात करेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट, अल्फा की यूनिट की बात करेंगे तो पर डिग्री सेल्सियस होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगली पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है दोस्त, माना किसी चालक का प्रतिरोध R0 है और 0 डिग्री सेल्सियस तथा T डिग्री सेल्सियस तापमान पर, या ठीक है तापमान तक गर्म करने पर तापमान जो होगा RT हो जाता है। यानी इसमें जो हमारा टेम्परेचर हम देख रहे हैं किसी भी मेटल का, सॉरी किसी भी कंडक्टर का, चालक की बात की जा रही है, तो उसमें हम प्रतिरोध को R0 मान लिए हैं। उसमें 0 डिग्री सेल्सियस तथा T डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर उसका जो तापमान था RT हो जाता है। प्रतिरोध में कंप्लीट वृद्धि देखते हैं कि हमारे प्रतिरोध में कितनी वृद्धि हुई है, तो डेल्टा R इक्वल टू हम मान लेते हैं कि RT माइनस R0 की हमारी इसमें वृद्धि हुई है। ये फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, तभी आप लोगों का काम बनने वाला होगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट से, तो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। अगली बात करना चाहूंगा दोस्त, तो यहाँ पे लिखा गया है यह निम्न घटकों पर निर्भर करता है। कौन? ये जो हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया है, यह प्रारंभिक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो स्टार्टिंग वाला रेजिस्टेंस होगा, प्रारंभिक रेजिस्टेंस R0 के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। अगली बात किया जाएगा, यह तापमान के समानुपाती होगा, चालक के भौतिक गुण के समानुपाती होता है। बेसिकली हर एक चीज के लिए हमारा समानुपाती होता है, तो RT माइनस के R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? R0 T के हो जाएगा, ठीक है। और यही मैं बात फिर से बोलना चाहूंगा, तो अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो अल्फा नॉट हमारा एक अचर पद आ जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा नॉट क्या है? ये हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। अल्फा नॉट इक्वल टू देखना चाहेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इस टर्म को नीचे भेज दिएगा तो सेम टू सेम यही हमारी चीजें आ जाएंगे, RT माइनस R0 अपन R0 इंटू T आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा कंप्लीट परिवर्तन है। यहाँ पे हमने अभी बेसिकली दिखाया था डेल T है, ठीक है, डेल R है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? RT माइनस R0 को डेल R अपन R0 इंटू T लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। यदि हम बात करें दोस्तों, यहाँ से हम थोड़ा छेड़खानी इसमें करना स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो R0 इक्वल टू 1 ओम रख लेते हैं और T इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस रख लेते हैं, तो हमें देखने को क्या मिलता है? तो सर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि R0 1 प्लस अल्फा नॉट T देखने को मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों, अगर हम यही चीज RT1 को देखेंगे T डिग्री सेल्सियस और अल्फा इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस, T1 डिग्री सेल्सियस रख लेते हैं, और RT2 को हम रख देते हैं T2 डिग्री सेल्सियस। तब हमें RT2 को बात करना चाहेंगे तो RT इक्वल टू कोष्टक में हमारा 1 प्लस अल्फा 1, कोष्टक में हमारा T2 माइनस T1 बन जाएगा। इस बात को, इस फार्मूले को भी याद रखिएगा, ठीक है। अगली बात करना चाहेंगे तो ऐसे ही हम ऐसे परिवर्तन करके दोस्तों यहाँ पे हम कंप्लीट देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 समीकरण बनते हैं। इन दोनों समीकरणों को जब सॉल्व करेंगे तो RT
वन और RT2 को देखने को मिलेगा हमारा 1 प्लस अल्फा नॉट T1 अपन 1 प्लस अल्फा नॉट T2। दोस्तों यहाँ पे तापमान गुणांक में जैसे हम परिवर्तन करते हैं, अल्फा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा टी इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे तो हमारा फाइनल टेम्परेचर कोफिशिएंट जो आता है ये हमारा आता है इनिशियल टेम्परेचर कोफिशिएंट अपान 1 प्लस इनिशियल टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये आप लोगों के लिए RT इक्वल टू ये R नॉट अपान 1 प्लस अल्फा नॉट T होगा। ये आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसमें भी परिवर्तन करके देखेंगे दोस्तों, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्फा नॉट जो है दोस्तों, अल्फा नॉट में हमने T1 T2 को डिनोट कर दिया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, कंप्लीटली हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे अपने प्रतिरोधों के संयोजन की, कनेक्शन ऑफ, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो बेसिकली हमारा रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन होता है दोस्तों, बेसिकली हमारा दो प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा सीरीज कनेक्शन और दूसरा हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन। तो तीन प्रकार के कनेक्शन को भी आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। फिलहाल आप लोगों एग्जाम में सारी चीजें आती हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा पहला हमारा कनेक्शन है दोस्तों सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट हेड टू हेड पूछा जाता है। ठीक है, तो हेड टू हेड जो पूछी जा रही बातें उनको सबसे पहले आनी चाहिए। ये चीजें आप लोग जैसा कि अभी कोई मैं सीरीज को इसका जो क्या कहते हैं फिगर बनाऊंगा, ठीक है, तो डायग्राम बनाऊंगा जब, तो उसमें भी आप लोग ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है या समान बहती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कहीं पे भी आप लोग करंट को देखेंगे सिमिलर देखने को मिलेगी। ठीक है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज हमारा भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इस क्रम में परिपथ यानी सर्किट जो होता है, सर्किट का इफेक्टिव प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, एक मैं सर्किट बनाना चाहूंगा, जैसे कि हम यहाँ पे तीन ठो रेजिस्टेंस लेते हैं। एक ये हो गया, दो, एक रेजिस्टेंस और हमने ले लिया, तीन रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहां से हमने क्या किया है दोस्तों, इसको हमने वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये मान लीजिए हमारा कोई वोल्टेज सोर्स है, और दोस्तों वोल्टेज सोर्स आप लोग समझ लीजिएगा हमारा AC भी हो सकता है एंड DC भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ही हम इसमें करंट को, जैसे ही इसमें वोल्टेज सोर्स को जोड़ेंगे, अप्लाई करेंगे, तो इसमें हमारा करंट फ्लो होगा। इसको हमने R1 रेजिस्टेंस मान लिया, इसको हमने R2 रेजिस्टेंस मान लिया, इसको हमने R3 रेजिस्टेंस मान लिया। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैंने आप लोगों को बताया कि इस रेजिस्टेंस के लिए, R1 रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो यहाँ पे हमने बताया था IR1 होगा। क्या होगा, IR1 होगा, और इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, IR2 होगा, क्योंकि हमने बोला था इसका गुणनफल कर देना है करंट का। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम करंट आ जाएगी, आई यहाँ पे भी आएगी वही करंट। ठीक है, यहाँ पे भी करंट आई और वही करंट यहाँ पे भी आ रही है, यानी पूरे सर्किट में हमारी कौन सी करंट आ रही है, जो करंट बही यहाँ से चली है, जो करंट आई, ये पूरे सर्किट में हमारी बहती चली गई। ठीक है, यहाँ पे भी IR3 हो जाएगा। तो कंप्लीट इसके लिए हमारा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ तक हो गया। ठीक है, और इसके लिए भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप ये हो गया। ठीक, और इसके लिए भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप ये हो गया। ठीक है, तो तीनों के लिए हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो आ गया है। अब दोस्तों अब देखिएगा IR1 है, ये किसके बराबर होता था, किसका वोल्टेज ड्रॉप था, तो यहाँ पे देखिएगा R1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बोल दें कि इसके लिए हमारा V1 हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ये चीजें मैं लिख दूं या नहीं लिख दूं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो हो जाएगा, इसके लिए मेरा V1 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, इसके लिए हमारा V2 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और इसके लिए हमारा V3। दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे मेरे पास कॉपी रफ है, इस पेज पे मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिएगा मैंने आप लोगों से बताया है दोस्तों कि V इक्वल टू I इंटू R होता है। दोस्तों जैसा कि ये तो हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये तो हमारा कांस्टेंट है जो भी है। ठीक है, इसको हम ना माने। ठीक, अगर दोस्तों इसको हम I1, करंट हमारा यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है, अगर हम करंट को I1 ले लेते हैं तो हमारा वोल्टेज भी I1 होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हमने क्या कहा कि श्रेणी क्रम में हमारा रेजिस्टेंस जो होता है, यहाँ सॉरी करंट जो होता है श्रेणी क्रम में, यहाँ पे अभी इसको कांस्टेंट नहीं करते हैं, करंट जो होता है, अभी हमने यहाँ पे एक लाइन लिखवाया, धारा समान बहती है। तो धारा जब हमारी हर एक चीज में समान है तो यहाँ पे I1 वाला कोई टर्म ही नहीं आएगा, तो V यहाँ बराबर हमारा I इंटू R हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको 1 लिया है, तो इसको भी हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे सर इसको I1 को हम 1 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो है करंट जो है श्रेणी क्रम में हमारी समान है। तो यहाँ पे हम V1 इक्वल टू IR1 लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे। ठीक, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा इसके लिए हमारा कंप्लीट वोल्टेज ड्रॉप यहाँ तक लिख दिए हमने, इसके लिए हमारा कंप्लीट वोल्टेज ड्रॉप यहाँ तक है। ठीक है, और इसके लिए हमारा कंप्लीट वोल्टेज ड्रॉप ये है। ठीक है, तो इसके लिए R3 के लिए हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो होगा IR3 हो जाएगा, R2 के लिए वोल्टेज ड्रॉप IR2 हो जाएगा, और R1 के लिए IR1 वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो इसका कंप्लीट वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, V1 V2 V3। ठीक है, अब देखिएगा आगे चलना चाहूंगा। अब दोस्त एक समीकरण मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन तीनों को अगर हम V बराबर देखना चाहें तो V बराबर क्या हो जाएगा, अगर इस वोल्टेज को देखना चाहेंगे V बराबर हमारा क्या देखने को मिलता है। ठीक है, V बराबर देखने को मिला V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे V बराबर आप लोगों को मैंने अभी बताया कि V बराबर होता है I इंटू R होता है। ठीक है, और V1 इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ पे है V1 इक्वल टू IR1 प्लस इसका क्या हो जाएगा, V2 बराबर इसके जो ऊपर है उसको लिख दीजिए IR2 है, प्लस V3 क्या है दोस्तों, इसके ऊपर क्या है
इसका वोल्टेज रहा V3 के लिए, तो IR3 है। ठीक है दोस्तों, एक चीज आप लोगों को आई होप दिख पा रहा होगा कि इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है। तो यही चीज हमने बोला दोस्तों कि यहाँ पे जो सर्किट में आप लोगों को मैंने पहले ही पॉइंट में दिखाया, श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान बहती है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे IR तो लिखेंगे ही और बराबर क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे I को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही I कॉमन हुआ तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। और दोस्तों जैसे कि यहाँ से I से I हमारा कट जाएगा और R बराबर क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेगा, ये हमारा अनंत तक जाएगा, तब के लिए भी हमारा यही सेम फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो वहां पे रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इनका कनेक्शन जो होगा ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाइएगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। ठीक है, यहीं पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं और जो कि आप लोगों के लिए बहुत इजीली वे में आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा जिससे कि यहाँ पे 1 ओम है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें करंट हमारी I प्रवाहित हुई और हमने वोल्टेज सोर्स मान लीजिए कि V वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हमने 2 ओम दे दिया, यहाँ पे हमने 3 ओम दे दिया, यहाँ पे 1 ओम दे दिया। ठीक है, अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान रखेगा। अब देखिएगा हमने कंप्लीट यहाँ पे एक चीज बताया है दोस्तों, इसका हमें यहाँ पे लिख देने हैं कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने अभी एक फार्मूला तो बताया दोस्तों, R = R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही वाला फार्मूला लगा दीजिए। ये क्या है, इसको हम R1 मान लेते हैं, R1 बराबर कितना है, 2 ओम है। R2 बराबर हम मान लेते हैं, R2 बराबर 3 ओम दिया है एंड R3 बराबर हमारा कितना दिया है, 1 ओम दिया है। तो हमने रेजिस्टेंस का अभी एक आप लोगों को फार्मूला बताया है कि R बराबर होता है सर R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 रेजिस्टेंस है, 3 ले लिया हमने, 4 होता तो 4 ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे से लिख देते हैं भाई, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, R बराबर, ठीक है, तो R बराबर हमें, क्योंकि यहाँ पे कुल प्रतिरोध पूछा गया है। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध R ही तो होगा, तो R1 को हमने क्या कितना है, 2 ओम है, 2 लिख लीजिएगा। R2 कितना है, 3 है, 3 लिख लीजिएगा। और R3 कितना है, 1 है, तो 1 लिख लीजिएगा। तीनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 और कितने, एक कितना हो जाएगा, 6। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो दोस्तों इसकी टोटल कितना रेजिस्टेंस आ गया, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम आया। दोस्तों इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी अगर आने वाले होंगे तो इसी प्रकार से आएंगे। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन, इस पॉइंट का मतलब क्या है, कहा गया है इस क्रम में यानी श्रेणी क्रम में परिपथ का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस इसके लिए 2 ओम 3 ओम 1 ओम था, लेकिन कंप्लीट रेजिस्टेंस क्या हुआ, हमारा बढ़ के 6 ओम आ गया। ठीक है, तो यही बात आप लोगों से किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूंगा, अभी सीरीज क्रम का हो गया है, अब मैं श्रेणी समांतर क्रम की बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन के लिए भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्या है इसके लिए भी आप लोगों को समझना पड़ेगा भाई। ठीक चलेगा, हम बात करते हैं समांतर क्रम में। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा इसमें धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, करंट हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन हमने सीरीज में आप लोगों को क्या बताया कि इसमें करंट का मान जो होता है सेम होता है। ठीक है, बट आप लोगों को यहाँ पे चीजों को ध्यान रखना है दोस्त, और तभी आप लोगों का जो है अच्छे से हर एक चीज आप लोगों की हो पाएगी। ठीक है, नहीं तो फिलहाल आप लोग ऐसे ही घूमते टहलते रह जाओगे। ठीक है, चलिएगा, अब मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें जो पॉइंट है इनको आप लोगों को याद होना चाहिए। इसमें जैसे कि हमने कहा करंट का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, सर्किट बनेगी, आप लोगों को हर एक चीज समझ फिर से आ जाएगी। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, इसमें सेम होगा और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा कम हो जाएगा। यानी हमारा टोटल रेजिस्टेंस जैसे हमने 15 ओम 20 ओम का लिया है, तो हम कंप्लीट रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे जब, तो हमारा कम आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए पैरेलल कनेक्शन में हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मान क्या कितना होता है, इफेक्टिव मतलब प्रभावी प्रतिरोध जो होता है कितना होता है। तो आप लोगों को ऑप्शन रहेगा इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज डिक्रीज, इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उसमें आप लोगों को क्या लिखना है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। डिक्रीज मतलब घटना। ठीक है, चलेगा सर, हम यहाँ पे कनेक्शन को बनाना स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों के पास इस प्रकार से एक प्रकार रेजिस्टेंस लेना है। ठीक है, एक रजिस्टर और मैं ले लेता हूं, और दोस्तों आप लोग चाहें मैं फिलहाल अभी 2 रेजिस्टेंस को लेके बताता हूं, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लेंगे तो हमें मतलब टाइम भी ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको वोल्टेज सोर्सेज से जोड़ दिया। पैरेलल का मतलब होता है दोस्तों कि एक के बाद एक। ठीक है, एक के बाद एक अब देखिए मतलब पैरेलल का मतलब एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, इस प्रकार से हमारा पैरेलल कनेक्शन बनता है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन हमारा इसी प्रकार से बनता है और सीरीज को हम सीधे ऐसे जोड़ते चले जाते हैं, ये हमारा सीरीज हुआ। ठीक है, लेकिन पैरेलल में हमने ऐसे कनेक्शन करेंगे, इस प्रकार से आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन हमारा ऐसे होगा और सीरीज कनेक्शन हमारा ऐसे होगा। ठीक है, चलेगा, अब मैं बात करता हूं दोस्तों, इसको हमने R1 रेजिस्टेंस मान लिया है, इसको हमने R2 रेजिस्टेंस मान लिया। ठीक है दोस्तों, हमने वोल्टेज सोर्स को जैसे ही अप्लाई किया तो मान लीजिए हमारे इसमें कुछ करंट फ्लो हुई और करंट हमारी यहाँ तक आई, लेकिन सर इसके लिए तो हमारे यहाँ पे 2 रास्ते
रास्ते मिल गए, इसमें भी करंट जानी चाहिए। इसमें हमने मान लिया I1 करंट गई और इसके लिए हमारी I2 करंट गई, ठीक है। जब भी आप लोग एक चीज समझिएगा, जब दो रास्ते होंगे तो दो करंट होगी, ठीक है। दो रास्ते दो करंट, एक ही ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी हमारी I करंट चली जाएगी, यहाँ पे भी I करंट चली जाएगी, नहीं दोस्त, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक हमारी I1 आएगी, यहाँ पर यहाँ I2, लेकिन कंप्लीट हम यहाँ फिर से देखेंगे तो यहाँ पे हमारी I करंट निकल जाएगी, ठीक है। एक चीज आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों, करंट हमारी कहीं से अगर इंटर करती है तो लास्ट में आके हमारी खत्म भी होनी चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ से हमारी इंटर की, लेकिन यहाँ से भी हमारा समाप्त होना चाहिए। किसी न किसी जगह पे हमारी करंट जो होगी समाप्त होना चाहिए। अगर क्लोज पाथ नहीं है दोस्तों तो हमारी करंट जो है हमारे फ्लो ही नहीं होगी। क्लोज पाथ करने का तात्पर्य क्या है सर, यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई बैटरी कनेक्ट किया है, यहाँ पॉजिटिव सोर्स से निकली हमारी करंट, नेगेटिव सोर्स पे नहीं आई दोस्तों, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारी सर्किट जो है कहीं ना कहीं जली हुई है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए सर, इसके लिए बताइए कि क्या हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। तो सर इसके लिए आपने बताया कि IR1 हो जाएगा, I1R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I1R1 हो जाएगा, यही तो होगा ना भाई, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कहाँ ऐसे होगा, वोल्टेज ड्रॉप बताइए ना सर, यहाँ पे I ऐसे नहीं होगा भाई, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, V बराबर क्या होता है, IR होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा दोस्तों, यहाँ पे हमारी करंट तो समान है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहूँ तो हमारा I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/R1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम V1 ले लेंगे, सॉरी V तो हमारा समान ही रहेगा ना, तो V हमारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे R1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे V/R1 हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा V/R2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा V/R2 लिख दिए, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलना चाहूंगा दोस्तों, अगर हम कंप्लीट वोल्टेज, अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कट पिट हो गया है, तो इसके लिए हमारा V/R1 हो गया है और इसके लिए हमारा V/R2 हो गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, V/R2। आगे चलना चाहूंगा दोस्तों, मैं एक बार फिर से यही वाला कनेक्शन फिर से यहाँ से बना देता हूं, ताकि आप लोग पूरी चीजों को आप लोग अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। ये मेरा पूरा कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमने R1 लिया है, इसके लिए हमारा VR1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा R2 है, इसके लिए हमारा V/R2 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी करंट I2 है, यहाँ पे करंट हमारी I1 है, ठीक है। यही चीज, यही वाली सर्किट को हमने यहाँ पे बना दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए इजिली वे में, ठीक है। अब दोस्तों वोल्टेज, हम टोटल वोल्टेज को यहाँ पे काउंट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, करंट को, टोटल करंट की हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी करंट ही डिवाइड हुई है, तो करंट के बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है। दो ही रेजिस्टेंस है, सॉरी दो ही करंट है, क्योंकि हमारी करंट जो है बंटवारा हुई है, टोटल करंट ही तो हम जानना चाहेंगे, ठीक है, क्या हो रही है। तो यहाँ पे देखिएगा I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो I1 यहाँ पे हमारा हो जाएगा, I1 बराबर V/R1 हो जाएगा I1 के लिए, और I2 के लिए क्या हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों और भी होते तो और भी हम कनेक्ट करते हैं, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को ध्यान बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक फार्मूला हमने लिखा है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है। V/IR लिखा है, तो V जब IR लिखा हमने, तो अगर हम I बराबर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, I बराबर V/R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं V/R लिख देता हूं, और यहाँ पे आप लोगों को V मैं कॉमन कर लेता हूं। तो जब V कॉमन कर लूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से V कट जाएगा दोस्तों, तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को जो मैं काटना बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आई होप आप मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को आती होगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इतनी सारी चीजें तो आनी ही चाहिए दोस्तों। ये मान लीजिए हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, कभी कभी कैसे दे दिया जाता है यही, अगर मैं R इक्विवेलेंट लिखना चाहूँ, ठीक है, R इक्विवेलेंट बराबर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 लिखा जाता है इसी को। इसी प्रकार से कैसे लिखा है दोस्त, अब देखेगा ये कुछ नहीं है, यही चीजों को हम, यही चीज जो है इसको इस प्रकार से लिख दिया, इससे गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, 1/R है दोस्तों, इसको पलट देंगे तो यही सारी चीजें फिर से पलट जाएंगी, ठीक है। तो ये भी हमारा आ जाएगा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज और मैं लिखवाना चाहूंगा, देखिएगा N प्रतिरोध के लिए, ठीक है। जब N यानी श्रेणी क्रम में, पैरेलल क्रम में यानी समांतर क्रम में हमारी N मतलब कि जो रेजिस्टेंस दिया है N दे दिया है, तो उसके लिए हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा दोस्तों, उसके लिए हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा N अपान क्या कर देंगे आप लोग, R अपान N कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे एक ही रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस N का मतलब ये है दोस्तों कि सेम सिमिलर, ठीक है, सिमिलर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके कनेक्शन, इसके क्वेश्चन को मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्वेश्चन है आप लोग लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि एक हमारा रेजिस्टेंस ऐसे दिया है, ठीक है, पैरेलल क्रम में, और यहाँ पे एक कनेक्शन हमारा इस प्रकार से दिया है। यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स को इस प्रकार से दिखाया, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे हमने मान लीजिए 20 वोल्ट की सप्लाई दिया, यहाँ पे हमारी करंट I है, ठीक है। और अब यहाँ पे आप लोगों को 2 ओम दिया है, यहाँ पे आप लोगों को
4 ओम दिया है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस आप लोगों से पूछा जा रहा है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों को अभी मैंने बताया कि 1/R इक्वल टू लिखते हैं सर 1/R1 प्लस 1/R2। सर यहाँ पे दो रेजिस्टेंस दिया है, एक हमारा R1 बराबर लिख लेते हैं 2 ओम दे दिया है, और एंड R2 बराबर हमने मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 ओम दे दिया है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे रख देते हैं सर R1 की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस यहाँ पे R2 की वैल्यू कितने हैं 1/4 है। इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 4 और 2, 4 2 6 और 4 2 8। इसको हल करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, यानी R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वलेंट। ठीक है, अब 1/R है, अगर R इक्वलेंट देखेंगे तो यही हमारा 4/3 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आप लोगों को, ये क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाएगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, तो कंप्लीटली वे में यहाँ पे केवल एक टॉपिक और बचता है आप लोगों का। ठीक है, वो टॉपिक क्या है यहाँ पे आप लोगों को फिलहाल मैं दिखाना चाहूंगा, किरचॉफ का नियम जो है यही बच रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी टाइम कम है, नहीं तो आप लोगों को किरचॉफ का नियम ही बता देता। अगले लेक्चर में हम केवीएल एंड केसीएल दोनों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों की लिंक है, वहां से आप लोग क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, कोर्स की कंप्लीट फीस मैंने बता दिया है दोस्तों, केवल और केवल 99 रुपए में कंप्लीट कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस पूरे सिलेबस में आप लोगों को अच्छे वे में हर एक चीज को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लासेस जो है पहली क्लास है, और एक लेक्चर और आएगा तो आप लोगों का चैप्टर 1 जो है क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को हर एक लेक्चर जो है जो भी इंपॉर्टेंस रहेंगे हर एक चीजों को मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट की ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, और कोर्स की भी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को, इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर के नाम से आप लोगों को कोर्स की भी लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर जल्दी से जल्दी क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखा जाता है, और चैनल अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे दोस्तों। आप लोगों को निश्चित ही चैनल से आप लोगों को मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।